नमस्कार साथियों। आप सभी लोग भली भांति इस बात से परिचित हैं कि राजस्थान की राजनीति में जो कांग्रेस की सरकार थी 2020 में पॉलिटिकल क्राइसिस डेवलप हो गए तथा कथित रूप से। अब सरकार भी बदल गई और 2026 चल रहा है। लगभग 6 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को रह रहकर मानेसर और सरकार गिराने की याद आ ही जाती है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है, उन्होंने प्रयास बहुत किया कि उन सारी बातों को जो वो शब्दों में कहते हैं, फॉरगेट एंड फॉरगिव वाली बात, उसे उन्होंने स्वयं के ऊपर लागू कभी नहीं की। वो गाहे बगाए जब चाहे तब सिर्फ और सिर्फ पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को निशाना बनाने के लिए बार बार मानेसर शब्द का जिक्र करते हैं। मैंने उनके परसों के स्टेटमेंट सुने थे, जब उन्होंने मीडिया को ये कहा। मुझे याद है, मेरे पास उनके स्टेटमेंट का ट्रांसक्रिप्शन भी है कि मैंने 6 महीने पहले बीकानेर में ये कहा कि फॉरगेट एंड फॉरगिव के बाद मैंने कभी मानेसर का जिक्र नहीं किया। तो साथियों, सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूं कि उन्होंने किस किस तरीके से कौन कौन सी डेट को ये जिक्र किया। सबसे पहले पिछले 6 महीनों का सिर्फ मैं आंकड़ा देना चाहता हूं। सबसे पहले 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती वाले दिन नागौर में डीडवाना में उन्होंने इस मानेसर शब्द का जिक्र किया और ये कहा कि मेरी सरकार गिराने के लिए अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान, गजेंद्र सिंह शेखावत, सचिन पायलट जी का उस वक्त नाम नहीं लिया, लेकिन बीजेपी के तमाम लोग मिलकर मेरी सरकार गिराना चाहते थे और मेरे पास इसके सबूत हैं। ये 14 अप्रैल की बात है जो मैं बता रहा हूँ। डीडवाना में, डीडवाना, नागौर के डीडवाना में उन्होंने उस मानेसर का जिक्र किया और सरकार गिराने वाली बात का जिक्र किया। 14 अप्रैल अंबेडकर जयंती, 14 अप्रैल 2026 की बात कर रहा हूं। जबकि वो कहते हैं अपने स्टेटमेंट में कि मैंने पिछले 6 महीने में इस शब्द का जिक्र तक नहीं किया। ठीक है। और उसके बाद वो पहुंचते हैं 22 अप्रैल को दिल्ली में, जहां ओबीसी, जो कांग्रेस का एक डिपार्टमेंट है, ओबीसी काउंसिल की उस सलाहकार परिषद की एक बैठक होनी थी। उस बैठक के लिए पहुंचते हैं तो देखिए कितने अवसरवादी नेता है, या वो अवसर की तलाश में रहते हैं कि कब उनका मीडिया के समक्ष कोई बयान आ जाए या उन्हें ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाए जिसके तहत वो जनता के सामने अपनी बात को इस तरीके से रख पाए कि देखिए हमारे अंदर तो कहीं किसी प्रकार का कोई बैर भाव है ही नहीं। याद होगा आपको वो मंजर, वो वीडियो रिकॉर्डिंग, वो क्लिपिंग्स जो बहुत वायरल हुई थी, जिसमें सचिन पायलट जी कुछ समय पहले उस परिषद में बैठक लेने के लिए उपस्थित हो गए थे। जब उन्हें पता लगा कि अशोक गहलोत जी आ रहे हैं, तो उन्होंने बड़प्पन दिखाते हुए अशोक गहलोत जी को वहां रिसीव किया। और जैसे ही रिसीव किया, अशोक गहलोत जी ने देखा सामने मीडिया खड़ा हुआ है। तुरंत उस अवसर को लपकते हुए उन्होंने कहा, देखिए साथियों, फोटो ले लीजिए हमारी, फिर मत कहना कि हमारे अंदर बनती नहीं है। वो 22 अप्रैल का दिन था। ठीक है। उसके बाद आपको बताना चाहता हूं, 27 अप्रैल 2026 को 27 अप्रैल 2026 को भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के प्रभारी राधा मोहन अग्रवाल जी ने जो भी बयान दिया होगा टोंक में सचिन पायलट जी को लेके, उसके संदर्भ में मीडिया के साथियों ने अशोक जी से सवाल किया। उस सवाल का जवाब देते हुए फिर उन्होंने मानेसर प्रकरण का हवाला दिया। फिर से उन्होंने मानेसर को याद किया और ये कहा कि मानेसर जो प्रकरण था, ये मानेसर में जो गलती हुई थी, मुझे लगता है वो गलती को बहुत अच्छे तरीके से उन्हें समझ जाना चाहिए सचिन पायलट को। फिर उन्होंने मानेसर का जिक्र किया और लेटेस्ट 7 जून को, परसों, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में पूरी की पूरी कहानी इस तरीके से बतानी चाहिए कि जैसे वो तो दूध के धुले हुए हैं।
आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अब आप जो बात सुनेंगे कृपया उसे बहुत गंभीरता से सुनिएगा, बिना बायस्ड हुए। कोई सचिन पायलट जी की तरफ किसी का सॉफ्ट कॉर्नर है वो अपना रख सके, जिसका अशोक जी की तरफ है वो रखे, लेकिन आज यहाँ पर बिना बायस्ड हुए उन सब चीजों को समझने का प्रयास करेंगे कि 2020 से लेकर अभी तक इस प्रदेश में हो क्या रहा है। तथा कथित रूप से 2020 में सरकार गिराने की साजिश रची गई, जिसको कि अशोक गहलोत जी ने कहा कि मैंने सरकार को बचा लिया। इस सबको पता है कि उन्होंने उसको किस तरीके से बढ़ा चढ़ा कर सबके समक्ष प्रस्तुत किया। ठीक है, एक बार के लिए पूरी की पूरी कहानी मेरे अनुसार जो मैंने सबको बताई है कि वो प्रायोजित थी, झूठी थी, फिर भी एक बार के लिए अगर ये सब मान लें कि वो घटना उस रूप में जैसा वो बता रहे हैं, जो उन्होंने इस प्रदेश की जनता और देश के समक्ष रखा है, कि हम उसको एक बार के लिए सच मान लेते हैं। ठीक है, अब मैं उनसे ये सवाल करना चाहता हूं कि 2020 में आप प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, गृह मंत्री थे, पूरी पुलिस पूरा सिस्टम आपके हाथ में था। जब आपको ये पता था कि ये तमाम लोग मेरी सरकार को गिराने के पीछे षड्यंत्र रच रहे हैं, जिसमें जो आप नाम लेते हैं बार बार, अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान, गजेंद्र सिंह शेखावत, और तब तो आपने बिल्कुल खुले रूपों में कहा था कि सचिन पायलट बीजेपी के साथ मिलकर मेरी सरकार गिरा रहे हैं। तो सबसे पहले ये पूछना चाहता हूं कि जब आपके पास सबूत थे और आपको ये पता था, तो आपने इन तमाम लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करवाई कि ये मेरी सरकार गिरा रहे हैं? दूसरा, जिन जिन लोगों के खिलाफ आपने मुकदमे दायर किए, पहले राजद्रोह के और उसके बाद आपने एंटी करप्शन ब्यूरो में मुकदमे दर्ज करवाए, वो सारे के सारे मुकदमे आपने वापस क्यों लिए? जब आपको ये पता लग गया था कि ये तमाम लोग इस षड्यंत्र के पीछे शामिल हैं, तो आपने वो मुकदमे वापस क्यों लिए? तीसरी बात, जब जैसलमेर में हम सब लोग उस होटल नुमा किले में बंद थे और वहां ये सूचना मिल गई थी कि इन सबको वापस शामिल किया जा रहा है, 10 अगस्त की बात है, ये संदेश आया था कि अहमद पटेल जी के यहाँ सुलह हो गई है और ये सभी लोग वापस शामिल हो जाएंगे। आप ये दावा करते हैं कि आपके साथ 100 एमएलए खड़े थे, तो सभी लोगों ने उस वक्त इस बात को मुद्दा क्यों नहीं बनाया कि ये लोग सरकार गिराने में शामिल थे, हम इन्हें वापस शामिल नहीं होने देंगे? आप उस वक्त क्यों नहीं अड़े? आपने आला कमान को ये क्यों नहीं कहा कि ये सारे चुने हुए विधायक ये कहते हैं कि हम इन्हें वापस शामिल नहीं होने देंगे? बार बार आप ये मुद्दा उठाते हैं कि मेरे साथ इतने विधायक थे, हम सब लोगों ने मिलकर सरकार बचाई। तो उस वक्त आपने जिन लोगों को आपने दोषी समझा, जिनको आपने षड्यंत्र में शामिल समझा, उन्हें वापस क्यों शामिल होने दिया? इसका आपको जवाब देना चाहिए देश और प्रदेश की जनता के समक्ष। ठीक है, 14 अगस्त को आपका फ्लोर टेस्ट हो गया, आपने ये पूरे देश और प्रदेश को संदेश दे दिया कि मैंने सरकार बचा ली, सब कुछ सेटल हो गया। उसके बाद वो 2020 की घटना थी, लगभग 2 वर्ष तक आप सत्ता पर उस कुर्सी का आनंद लेते रहे, आपको तब कोई परेशानी नहीं। उन 2 वर्षों में आपने किसी के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलना चाहा। क्यों भाई? अगर आपको इतनी परेशानी थी सचिन पायलट के नाम से, या जो घटना घटित हुई जिसका जिक्र आप रोजाना आए दिन करते रहते हैं, तो आपने उस 2 वर्षों में भी बार बार उस मुद्दे का जिक्र क्यों नहीं किया? मेरे सीधे से सवाल है, एक आम नागरिक के रूप में मैं ये जानना चाहता हूं कि प्रदेश की जनता ये समझना चाहती है कि वो पूरा घटनाक्रम था क्या, आपकी उसमें भूमिका क्या थी? आप कहते हैं मेरी सरकार गिरा रहे थे, तो आपने उनको वापस सहर्ष क्यों स्वीकार कर लिया? उसके बाद 2 साल आपने पूरा एंजॉय किया, 2 साल तक आपने मुख्यमंत्री पद को एंजॉय किया। फिर अचानक से 2022 आता है, सितंबर 25 का दिन 2022, और उस वक्त आप एक षड्यंत्र रचते हैं कि आप इस प्रदेश में जयपुर राजधानी को छोड़कर सीधे जैसलमेर चले जाते हैं। मैं आऊंगा उस बात पर, लेकिन इससे पहले मेरा फिर सवाल है कि 2022 में 25 सितंबर को
उससे 2 दिन पहले 3 दिन पहले आपको आला कमान की तरफ से ये संदेश आ गया था, ये मैसेज आ गया था आपको कि भाई पर्यवेक्षक आपके यहाँ आ रहे हैं और वो विधायकों से बातचीत करेंगे। तो आपने आला कमान का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया? आपने ये इंतजार क्यों किया कि पर्यवेक्षक यहाँ राजधानी में आए, आप उनकी बेइज्जती करें और उसके बाद आप षड्यंत्र रचें? ये इंतजार क्यों किया? आप तो बड़े भले बनते हैं ना, आप तो अनुशासित सिपाही हैं कांग्रेस पार्टी के। जब आपको ये पता लग गया था तो आप जाते और आप ये कहते कि नहीं, अध्यक्षा जी कांग्रेस लीडरशिप को कहते कि मेरे यहाँ अभी स्थितियां ऐसी नहीं है, पहले आप मुझसे बात करिए कि ये पर्यवेक्षक आ क्यों रहे हैं, उसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे कि उन्हें आने देना चाहिए या नहीं आने देना चाहिए। लेकिन आपने जानबूझकर उस समय को व्यतीत करना ज्यादा उचित समझा, क्योंकि आपको पता था आला कमान ने कोई ऐसा फैसला कर लिया है जो आपके अनुरूप नहीं है। आप तो सीधा चैलेंज करना चाहते थे, आपने वही किया। आपने आला कमान को चैलेंज किया कि भेजिए, देखता हूं मैं क्या करेंगे यहाँ आकर। जिस तरीके से आपने अपने लोगों से ये शब्द बुलवाए कि राजस्थान में तो अशोक गहलोत या आला कमान, यहाँ कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं, तो आपने सीधे तौर पर आला कमान को चुनौती दी। और जब आला कमान के दूत के रूप में यहाँ खड़गे जी, जो आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो और अजय माकन जी दोनों पधारे, तो जिस तरीके से आपने पूरा षड्यंत्र रचा, आप जयपुर से बाहर चले गए, जैसलमेर तन्नोट माता का दर्शन करके आप मुझे फोन करते हैं और ये कहते हैं कि मीडिया में खबर चलाइए, ये चलवाइए कि ये तमाम विधायक ये चाहते हैं कि हम में से किसी एक को मुख्यमंत्री बना दिया जाए, सचिन पायलट नहीं चलेगा। जो बात मैं लगातार बार बार कहता आ रहा था, उन्होंने परसों खुद ने इस बात को स्वीकार किया कि हम में से हर व्यक्ति ये चाहता था कि किसी को भी बना दे, सचिन पायलट नहीं चलेगा। तो जब मैं ये पूछ रहा हूं आपसे कि आपने जाकर आला कमान को क्यों नहीं रिक्वेस्ट की कि इन्हें मत भेजिए, पहले हमसे बात कीजिए। चलिए ठीक है, आ भी गए, पर्यवेक्षक आ भी गए। आप तो ये कहते हैं कि आपने बड़ा अनुशासन रखा और हाईएस्ट रिगार्ड आप करते हैं सोनिया गांधी जी का, ये शब्द होते हैं आपके। आप हमसे बातचीत के दौरान भी यही कहा करते थे कि मैं हाईएस्ट रिगार्ड करता हूं सोनिया गांधी जी। तो उस रिगार्ड का आपने उस दिन सत्यानाश क्यों किया? उस दिन कोई शपथ ग्रहण समारोह राजस्थान में नहीं हो रहा था कि पर्यवेक्षकों ने आकर यहाँ कोई सीधे तौर पर किसी को मुख्यमंत्री घोषित कर दिया और वहां शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां चल रही। आपने ये कहा कि माहौल ऐसा बना दिया गया, इन्होंने अपने लोगों से चलवाया या चर्चाएं ऐसी चली कि ये मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। मैं ये जानना चाहता हूं वो चर्चाएं किन लोगों ने चलाई? और आप तो चर्चाओं पे विश्वास करते ही नहीं है ना। क्या आपको सोनिया गांधी जी ने फोन करके ये कहा था कि इनको मुख्यमंत्री बना रहे हैं? क्या आपको कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप ने ये कहा था कि इनको मुख्यमंत्री बना रहे हैं? कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप अगर चाहती तो सीधे मुख्यमंत्री की घोषणा करती, वो उस प्रोसेस का पालन नहीं करती कि पर्यवेक्षकों को यहां भेजा जाए। उन्होंने उसी परिपाटी का पालन किया कि राजस्थान पहुंचकर विधायक दल की मीटिंग की जाए, मीटिंग में हर विधायक से उनकी राय जानी चाहिए कि उनकी राय शुमारी के बाद निर्णय लिया जाएगा कि किसको क्या दिया जाए। तो आलाकमान की मंशा थी कि विधायक दल की बैठक हो, विधायकों से रायशुमारी की जाए और उनसे चर्चा करने के बाद जो भी निर्णय होगा वो निर्णय आलाकमान पर छोड़ दिया जाए। तो सिर्फ बैठक ही तो होनी थी उस दिन। उस दिन आपने इतना बड़ा कुचक्र रचा और उसके बाद आप ये कहते हैं कि मेरे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी हुई, मेरे खिलाफ एक षड्यंत्र रचा। मुझे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर बनाया जाता तो मैं मना करता क्या? एक 3 बार का मुख्यमंत्री जो कांग्रेस के हर सिस्टम को समझता है, उसने किस तरीके से परसों अपने बयान देकर ये समझा कि राजस्थान का मीडिया और राजस्थान का आमजन कितना बेवकूफ है। जो मैं बोलूंगा वही सच समझा जाएगा। उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी, किसी ने उनके खिलाफ कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं की।
मैं गवाह हूँ, मैं साक्षी हूँ। मुझे उन्होंने कहा, क्योंकि हमें तो चिंता हो गई थी कि अगर आप राजस्थान से चले जाएंगे, 2 दिन बाद उनको पर्चा भरना था, 2 दिन बाद उनको नॉमिनेशन भरना था राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए। तो जब हम उनसे बात कर रहे थे कि साहब आप अगर यहाँ से चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा भाई, हम तो अपने स्वार्थ की वजह से हमने पूछा। तब उन्होंने जो जवाब दिया उसे सुनिए कि मैं नहीं जाना चाहता, मुझे नहीं जाना दिल्ली, मुझे नहीं बनना राष्ट्रीय अध्यक्ष, मुझे वहां का कोई सिस्टम समझ में नहीं आता, मैं यहीं रहूंगा और मैं मुख्यमंत्री ही बना रहूंगा। तो जब आप खुद नहीं बनना चाहते थे तो आप कांग्रेस के आला कमान को दोषी क्यों ठहरा रहे हैं? आप उन्हें षड्यंत्रकारी बता रहे हैं। इस देश का कांग्रेसी आहत है। आपने जिन शब्दों का प्रयोग किया कि कांग्रेस अध्यक्षा और कांग्रेस लीडरशिप ने मेरे साथ षड्यंत्र किया, आपको बिल्कुल शर्म नहीं आई ये बोलते हुए, और आज आप सफाई दे रहे हैं। अपने आसपास जो झंगू मंगू आपने साथ रखे हुए हैं उनसे आप ये सफाई दिलवाने का प्रयास कर रहे हैं कि मेरा विद्रोह आला कमान के प्रति नहीं था, मेरा विद्रोह सचिन पायलट के लिए था। अरे सचिन पायलट के लिए विद्रोह था तो आप लोग जाते ना आला कमान के पास। जिस तरह से बसों में भरकर आपने विधायकों को पहले शांति धारीवाल जी के यहाँ और उसके बाद सीपी जोशी जी के यहाँ जबरदस्ती इस्तीफा देने के लिए भेजा, आप वैसे विधायकों को लेते जैसे आपने बाड़ाबंदी के लिए चार्टर प्लेन किए थे, आपने हवाई जहाज बुक किए थे और उन्हें ले जाकर जैसलमेर की होटलों में बंद किया था। आप सबको बिठाते कि ये सारे विधायक मेरे साथ हैं, आप उन्हें लेकर आला कमान तक पहुंचते, आप सोनिया गांधी जी के पास पहुंचते कि देखिए मैडम, राजस्थान की स्थिति ये है, हर विधायक ये चाहता है कि हम में से किसी को बना दें। क्यों नहीं आपने वो रास्ता अपनाया? आप तो बड़े क्लोज समझे जाते हैं ना। आप ये कहते थे कि सोनिया गांधी जी के पास मेरा इस्तीफा रखा हुआ है, वो जब चाहें तब उसे स्वीकार कर सकती हैं। तो उस दिन आपने इतना बड़ा कुचक्र क्यों रचा? मैं फिर पूछना चाहता हूं कि आप तमाम विधायकों को साथ लेकर दिल्ली क्यों नहीं गए? क्यों आपने सोनिया गांधी जी से समय नहीं लिया और बात नहीं की? लेकिन क्योंकि आपको करना नहीं था, आपको चैलेंज करना था, आपको दबाव की राजनीति करनी थी, इसलिए आपने तमाम विधायकों को जबरदस्ती बसों में बिठाकर सीपी जोशी जी के यहाँ भेजा और उनसे इस्तीफे दिलवा दिए। ये आपकी दबाव की राजनीति थी। और आप आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस अध्यक्षा पर, कांग्रेस पार्टी पर कि इन्होंने मेरे साथ षड्यंत्र किया। सबसे बड़े षड्यंत्रकारी अगर कोई है तो अशोक गहलोत जी आप स्वयं हैं। आपने कांग्रेस पार्टी का नुकसान किया, कांग्रेस के कद्दावर नेताओं का नुकसान किया और आला कमान के आदेश और मंशा की अवमानना की। तो सीधे तौर पर आपका विद्रोह आला कमान के प्रति था। आप कितनी भी सफाई दे लें या दिलवा लें कि मैंने तो आला कमान के प्रति नहीं, सचिन पायलट के प्रति विद्रोह किया। क्या थे सचिन पायलट जी उस वक्त? उस वक्त एक एमएलए थे, विधायक थे। तो जब एक विधायक के लिए आप ये कह रहे हैं कि मेरा विद्रोह विधायक के प्रति था, तो ये कैसे कोई मानेगा? क्योंकि विधायक ने या सचिन पायलट जी ने पर्यवेक्षकों को राजस्थान नहीं भेजा था। पर्यवेक्षक आए थे तो आला कमान की मंशा लेकर आए थे, उनका फरमान लेकर आए थे, उनकी इच्छा लेकर आए थे जो कांग्रेस लीडरशिप चाहती थी। लेकिन आपने उन सब चीजों को धूल में मिला दिया, अवमानना की आपने कांग्रेस पार्टी के आला कमान की जो जिस मंशा से जिन्होंने अपने दूतों को यहाँ भेजा था। और उसके बाद आप कहते हैं कि मैंने माफी मांग ली थी सोनिया गांधी जी से जाकर। और बड़े चौड़े होकर आप परसों कह रहे थे कि सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी सबने मुझे 3 बार राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 21 सीटें आने के बाद भी आपको प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया, तो क्या ये कॉन्स्पिरेसी थी क्या? तब आपने ये क्यों नहीं समझा कि जो आला कमान आपके ऊपर इतना भरोसा रख रहा है, आज आप उस भरोसे को तोड़ रहे हैं, चकनाचूर कर रहे हैं, और उसके बाद आप उन्हीं के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। आपने तमाशा खुद ने किया, 2020 में तमाशा आपने किया और बाद में आपने ये आरोप लगाया
कि 2022 में 25 सितंबर को पर्यवेक्षकों ने आके तमाशा किया। अशोक गहलोत जी, तमाशा कांग्रेस पार्टी के आला कमान या पर्यवेक्षकों ने नहीं किया, शुरू आपने किया 2020 से। 2 साल आप शांत रहे क्योंकि आपकी कुर्सी सलामत थी, आपको उस कुर्सी से कोई हिला नहीं रहा था। 2022 में आप फिर परेशान हुए जब आपको ये संदेश आया कि एक बैठक होनी है। फिर आपने कुचक्र रचा, षड्यंत्र रचा और तमाशा किया। उसके बाद देखिए 20 में जब सब शामिल हो रहे थे तो आपने उस शब्द को जिसका आपने जिक्र किया, फॉरगेट एंड फॉरगिव, तब तो आपने उसको मान लिया, तब तो आपने उसको अपना लिया क्योंकि 2 साल आपको मुख्यमंत्री बने रहना था ना। लेकिन 2022 के बाद आपने उस फॉरगेट एंड फॉरगिव को हमेशा के लिए दफना दिया। फिर आपने शुरू कर दिया, अगर आप भूल ही चुके थे और आगे बढ़ चुके थे तो ये बार बार जिसका आप जिक्र करते हैं माने सर, उसकी आवश्यकता क्या पड़ती है, क्यों जरूरत पड़ती है कि आप वो बार बार याद दिलाएं। देखिए इसके पीछे सबसे बड़ा कारण मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे ही इन्हें ये पता लगता है कि एक नौजवान को कांग्रेस में राजस्थान में किसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के लिए भेजा जा सकता है, ये बड़े विचलित हो जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं। सीधे तौर पर इन्हें ये लगता है कि जो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपको सभी को याद होगा, मैंने परसों भी ये लिखा था कि इनकी बॉडी लैंग्वेज, इनके शब्दों की टोन, उसकी भाषा और उस पे लगाए जाने वाला जोर, चेहरे पे लकीरें, माथे पे शिकन, उस हर एक एंगल को मुझसे बेहतर तरीके से कोई नहीं पहचानता। ये सब तब आती हैं जब इनकी मंशा के विपरीत कोई ऐसा काम होने वाला हो जो इन्हें बर्दाश्त ना होता। तो इन्हें ये सूचना मिल गई होगी, इन्हें शायद ये जानकारी लग गई होगी कि आने वाले समय में आला कमान सचिन पायलट जी को राजस्थान के लिए कोई बड़ी जिम्मेदारी देने वाले हैं। अब ये तो आला कमान को पता कि किसे क्या जिम्मेदारी मिलेगी, लेकिन ये इतने बौखला गए, इन्होंने नियंत्रण पूरी तरह से खो दिया। सचिन पायलट से नफरत करते करते इन्होंने, जिसके प्रति ये हाईएस्ट रिगार्ड कहते थे, रिगार्ड समझते थे या बोलते थे, उनके ऊपर सीधा निशाना साध दिया और उन्हें षड्यंत्रकारी बता दिया। तो मेरे सवाल आपने सुने सारे के सारे कि आपने क्यों नहीं किया उस समय में, क्यों आलाकमान से बात नहीं की। दूसरा, आप बार बार ये कहते हैं कि मेरे पास में सबूत हैं, मेरी सरकार को गिराने की साजिश रचने वाले लोगों के नाम बोलते हुए आप कहते हैं सबूत हैं। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, आप उन सबूतों की मम्मी बनवाकर, जैसे मिस्र के पिरामिडों में मम्मी है, वैसे राजस्थान में कोई नए पिरामिडों का निर्माण करके उन सबूतों को वहां दफनाएंगे क्या? अगर आपके पास सबूत हैं तो सार्वजनिक कीजिए उन सभी सबूतों को। सबूत होते तो आपकी पुलिस, आपकी एसओजी और आपकी एसीबी, जिन लोगों के खिलाफ आपने मुकदमे दर्ज करवाए, एसीबी कोर्ट में जाकर ये नहीं कहती। मैं ताजा उदाहरण देता हूं 15 सितंबर 2025 का, जब अशोक सिंह और भरत मालानी को कोर्ट ने क्लीन चिट दी, और वो भी एसीबी के बयानों के आधार पर। एसीबी ने कहा कि ऐसे कोई साक्ष्य नहीं मिले जिसमें विधायकों की खरीद फरोख्त की बात हो या सरकार को गिराने का कोई षड्यंत्र रचा जा रहा हो। अरे भाई, न्यायालय ने क्लीन चिट दे दी, न्यायालय ने कह दिया कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई, बावजूद उसके आप लगातार मानेसर 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 का नाम लेते हैं, क्योंकि आपके लिए वो संजीवनी का काम करती है। आपको उसके अलावा कोई मुद्दा नहीं मिलता। आप अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए, मीडिया में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने के लिए बार बार मानेसर का जिक्र करते हैं। मैंने कहा, मैंने अभी आप सबके समक्ष ये सवाल पूछा कि अगर सबूत होते तो आपके उस एसीबी ने क्यों नहीं दिए कोर्ट को, न्यायालय करती फैसला। आपने क्यों नहीं उन सभी लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जो लोग उस पूरे षड्यंत्र में शामिल थे। पूरी बातों से कुछ नहीं होता। आप पिछले 6 साल से लगातार सिर्फ बातें किए जा रहे हैं, जहां मर्जी खड़े होकर भाषण देने लग जाते हैं,
जहां मर्जी खड़े होकर कहते हैं कि मेरी सरकार गिरा रहे थे, मेरे पास सबूत हैं, तो उन सबूतों को सार्वजनिक कीजिए। 6 साल हो गए आपने एक ही रट लगा रखी है, माने सर मेरी सरकार गिरा रहे थे। आला कमान ने जब इन सभी लोगों को वापस शामिल कर लिया और आप आज आला कमान को सीधे तौर पर षड्यंत्रकारी बोल रहे हैं। मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ, आपने अपने इस स्टेटमेंट में कहा, आप सुनिएगा, स्टेटमेंट में कहा कि जब विधायकों को ये पता लग जाता है कि फलाना व्यक्ति मुख्यमंत्री बनने वाला है तो सारे उसकी तरफ चले जाते हैं। कहा था ऐसा, सब मुझे छोड़कर चले जाते हैं। यही बड़प्पन था आला कमान का कि उन्होंने घोषणा नहीं की, ना ही किसी का नाम डिक्लेयर किया। अगर नाम डिक्लेयर कर दिया होता तो सारे के सारे विधायक सचिन पायलट जी के यहाँ पहुंच जाते, आपके पास एक आदमी खड़ा हुआ नहीं होता। आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं ये कह के कि विधायक मेरे साथ थे और इन्हें पता लग गया था कि वो मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। अगर ये डिक्लेयर हो जाता या क्लियर हो जाता तो कोई भी विधायक की क्या ये हिम्मत हो सकती थी कि आला कमान के फरमान की अवमानना कर दे? लेकिन नहीं, आला कमान ने तो अपना जो दायित्व था उसका निर्वहन किया, पूरे सिस्टम की पालना की, उसके तहत वो आगे बढ़ना चाहते थे। आप बेवकूफ समझते हैं पूरे प्रदेश के लोगों को, कांग्रेस पार्टी को, और ये कहते हैं अपने बचाव के लिए कि विधायक सारे मेरे साथ थे। आपके साथ नहीं थे। आपने उन्हें बरगला करके तरह तरह की प्रलोभन देकर और डरा धमका कर अपने साथ रखा हुआ था कि अगर ये बन गया तो किसी की नहीं चलने देगा और मेरे साथ रहोगे तो जैसा तुम चाहोगे वही होगा। पूरे के पूरे उस बाकी के समय में आपने सभी विधायकों को अपने अपने विधानसभा क्षेत्र का मुख्यमंत्री बना दिया। आपने खुली लूट की छूट दे दी कि आप चाहे जो करना, मैं कभी कुछ नहीं बोलूंगा, बस मेरी कुर्सी बची रहनी चाहिए। तो आप देखिए, अपना स्तर देखिए आप कि किसे बेवकूफ बनाने का प्रयास कर रहे हैं। एक तरफ आप ये कहते हैं कि मैं कांग्रेस का अनुशासित सिपाही हूं और मैं सबसे ज्यादा रिगार्ड करता हूं, साथ ही आप उसी लाइन में ये कहते हैं कि तो हमारे घर का मामला है, हम आपस में बैठ के निपट लेंगे। चाहे वो सचिन पायलट हैं, डोटासरा जी हैं, तमाम आपने नाम गिनाए थे उस दिन कि हम सभी नेता, ये हमारी घर की बात है, आपस में कर लेंगे। तो उस बात को उसी दिन उसी समय चंद लम्हों के बाद आप सार्वजनिक करते हुए मीडिया के समक्ष ये कह रहे हैं कि देखिए इन्होंने क्या किया, हम ये चाहते थे कि हम में से किसी एक को मुख्यमंत्री बना दें। तो ये जो आपका बर्ताव है, आपका जो व्यवहार है, ये प्रदेश की जनता समझ चुकी है और हर आदमी इस बात को जान चुका है कि आखिरकार माजरा क्या है। माजरा सीधा सीधा ये है कि वो ये चाहते हैं कि मैं नहीं तो कोई नहीं। राजस्थान में कांग्रेस की वो हालत कर देना चाहते हैं कि मेरे बाद कांग्रेस का नाम लेने वाला कोई नहीं। इस देश में राहुल गांधी जी बहुत बड़े बड़े कदम उठा रहे हैं, उन कदमों से उन्हें परेशानी हो रही। उन्हें सबसे बड़ी दिक्कत तब हुई जब कर्नाटक में बहुत स्मूथली सारा का सारा चेंज हो गया। सिद्धारमैया जी ने आलाकमान की बात को मानते हुए, सहर्ष स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया और जिसे आलाकमान मुख्यमंत्री बनाना चाहता था वो बन गया। तो इस बात से बड़ी परेशानी हुई कि अब देश भर में तुलना होगी कि एक तरफ कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं कांग्रेस के सिद्धारमैया जी, दूसरी तरफ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जिन्होंने आला कमान के दूतों को बैरंग लौटा दिया, उनकी इंसल्ट करके, उनकी बेइज्जती करके। तो वो उस तुलना से डरने लगे क्योंकि उन्होंने तो पिछले 40 साल में राजस्थान में जो गांधीवादी छवि बनाई है, अब वो सबको टूटती हुई नजर आने लगी ना, कि ये वो व्यक्ति है जो सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इससे कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस संगठन और कांग्रेस आलाकमान से कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ स्वयं बना ही रहना चाहता है। तो जब ये दिक्कतें उन्हें शुरू हुई कि अब तुलना होगी, मैं अपनी सफाई कैसे दूं, मैं जनता के समक्ष जो मैंने एक अपनी इमेज क्रिएट कर रखी है उसको वापस कैसे बनाऊं, उन सभी के प्रति उत्तर में, बौखलाहट में और गुस्से में इन्होंने
जिस तरह से अपने बयान दिए हैं वो बेहद निंदनीय बयान है। इस देश का हर कांग्रेस कार्यकर्ता उन बयानों से आहत है। उनके दिल को ठेस पहुंची है कि कांग्रेस आला कमान को षड्यंत्रकारी बता दिया उस मुख्यमंत्री ने, उस पूर्व मुख्यमंत्री ने, जिसके ऊपर आला कमान ने भरोसा किया और 3 बार इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बना। तो ये तमाम चीजें हैं जिन्हें लेकर वो प्रदेश की जनता को गुमराह करने का प्रयास करते हैं और अपने आप को सही साबित करने का प्रयास करते हैं। लेकिन आप देखिए, आप पूछिएगा, ये जो तमाम सवाल मैंने आप सबके समक्ष रखे हैं, आप पूछिएगा कि ये जो कहते हैं ना हमने तंज नहीं किया, इनका मैं स्टेटमेंट बताता हूं कि ये लोग बार बार मानेसर को लेकर तंज कसते हैं बीजेपी वाले। अरे भाई, बीजेपी वालों को क्या लेना देना है मानेसर से? आप खुद इन्हें बार बार मानेसर का जिक्र करके इनको बयान देने के लिए मजबूर करते हैं। इन्हें कोई मतलब नहीं है आपके मानेसर से, जो आप कितना भी बोलते रहे, लेकिन आप स्वयं मानेसर बोलते हैं, उसके बाद ये कुछ कहते हैं तो आप कहते हैं ये तंज कस रहे हैं और हमारा आपस का मामला है। तंज भारतीय जनता पार्टी के लोग मानेसर को लेकर कभी नहीं कर सकते। आपने कहा कि विद्रोह सोनिया जी और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ नहीं था। मैंने उसकी पूरी जानकारी आपको दी कि जिस तरीके से उन्होंने वो घटनाक्रम होने दिया, वो पूरा का पूरा विद्रोह सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी और आला कमान के खिलाफ था। आप ये कह रहे हैं कि ऐसा माहौल बना दिया था, जो मैंने पहले भी कहा कि आपने ऐसी चर्चाएं शुरू करवा दी थी कि ये मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। ये पूरी तरह से गलत है। किसी ने इस बात की चर्चा नहीं की। आपको ही इस बात का डर था, क्योंकि जो फैसला 2018 में लिया गया था कि कुछ समय के लिए, वो भी आपके आग्रह पे, आपने आला कमान को यह आग्रह किया था कि मुझे, क्योंकि तीसरी बार का समय है, तीसरा टर्म है, आप मुझे एक बार मुख्यमंत्री बना दीजिए, उसके बाद आप जब कहेंगे तब मैं कुर्सी छोड़ दूंगा। आपने उस बात को शपथ लेने के बाद पूरी तरह से भुला दिया। आप उस कुर्सी को ऐसे पकड़ के बैठे जैसे आपके लिए ही बनी हो। जब आलाकमान का पूरा मंतव्य और मंशा आपके समक्ष थी, तो आपने क्यों नहीं उसे पूरा होने दिया? तो ये पूरी तरह से गलत है कि ये कह रहे हैं कि सारे के सारे विधायक उधर चले जाते। मैंने बताया कि अगर डिक्लेयर होते तो एक भी व्यक्ति आपके साथ नहीं होता। इसी तरह से ये कहते हैं कि मेरी बात कोई समझ नहीं पा रहा है, मुझसे बड़ी लाइन खींचो, मेरी लाइन मिटाओ मत। आपकी लाइन कोई नहीं मिटा रहा है। अशोक गहलोत जी, आपकी लाइन कोई नहीं मिटा रहा है। और आप जो ये कहते हैं कि मुझसे बड़ी लाइन खींचो, तो लाइन आप खींचने देने के लिए किसी को तैयार क्यों नहीं होने देना चाहते? आप वो लाइन खींचने ही नहीं देना चाहते। जो व्यक्ति लाइन खींचने के काबिल है या लाइन खींच सकता है, उसे आप क्यों नहीं आगे आने देना चाहते? जो फैसला आलाकमान करना चाहता है इस प्रदेश को लेकर, और जो व्यक्ति काबिलियत और कुव्वत रखता है, जिसके अंदर क्षमता है आपसे बड़ी लाइन खींचने की, तो आपको क्यों डर लगता है? आप उस लाइन से डरने लगे हो क्योंकि आपको पता है इस प्रदेश का भविष्य कोई ना कोई नौजवान है और वो निश्चित तौर पर मुझसे बड़ी लाइन खींच देगा, तो आप उस लाइन को खींचने वाले को वहां तक आने ही नहीं देना चाहते। अब आप ये तय करें कि आप अपने बयानों को लेकर कैसे बिना पैंदे के लोटे की तरह लुढ़कते रहते हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि लाइन बड़ी खींचो, कोई अगर लाइन खींचने आना चाहता है तो आने नहीं देते। एक तरफ आप कहते हैं कि मैं तो कांग्रेस का अनुशासित सिपाही हूँ, वहीं उसी दिन आप सीधे आला कमान को निशाना बना देते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बनाए रखने के लिए आप कहते हैं। एक और बात बताना चाहता हूँ तमाम साथियों, इन्हें बड़ा शौक है मीडिया में आने का। कहते तो हैं कि मैं मीडिया फ्रेंडली हूँ, लेकिन ये कोई भी मौका ऐसा नहीं जाने देना चाहते जिसमें मीडिया के समक्ष आकर ये अपनी बात रखने का इनको अवसर ना। ये सिर्फ अपने उपयोग के लिए मीडिया से ये कहते हैं कि देखिए मीडिया वालों, आप सही चीज को, सही तथ्यों को सबके समक्ष रखें।
मैं खुलासा करना चाहता हूं कि ये वही व्यक्ति हैं जो इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। जब सरकार थी और कोई व्यक्ति इनकी आलोचना कर देता था किसी भी रूप में, तो मुझे कहते थे इसे घुसने मत देना प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इसे आने मत देना। तो आप किसे बार बार गोदी मीडिया कहते हैं? आपको भी सिर्फ और सिर्फ प्रशंसा सुननी थी। जो आपके हिसाब से, आपके तरीके से, आपके लिए काम कर सकता था, उनके लिए आपके दरवाजे, मुख्यमंत्री निवास के दरवाजे या मुख्यमंत्री कार्यालय के दरवाजे आपने खोल रखे थे। और जो लोग सही लिखना चाहते थे, सही तथ्यों की जानकारी देना चाहते थे, सच बोलना चाहते थे, आपने उन्हें प्रताड़ित किया। आपने उनके ऊपर तरह तरह के मुकदमे लगाए, आपने उनको सोते हुए उठा लिया। तो ये जो आपने व्यवहार किया, आप उसके लिए क्या दलीलें देंगे, किस तरह की दलीलें देंगे? तो ये जो दोहरा चरित्र है, अब इस प्रदेश की जनता के समक्ष आना चाहिए। मेरा सवाल यही रहता है। देखिए, हर व्यक्ति ये कहता है कि अशोक गहलोत जी कुछ बोलते हैं, लोकेश शर्मा तुरंत जवाब देना शुरू करते हैं। इसका एकमात्र कारण है क्योंकि सिर्फ लोकेश शर्मा ही चश्मदीद है हर वक्त का, जिसको हर घटनाक्रम की जानकारी है कि उनका किस तरह का व्यवहार था, किस तरह से वो लोगों के साथ पेश आना चाहते थे, क्या उनके मन में रहता था। तो इसलिए सही तथ्यों की जानकारी देना मेरा नैतिक दायित्व है। प्रदेश में बहुत सारे कांग्रेस के ऐसे नेता हैं जो पूर्व मंत्री हो गए, पूर्व विधायक हो गए। बहुत लोगों के पास मेरे मेरे पास फोन आते हैं कि लोकेश जी आपने बहुत अच्छा किया, हम भी बहुत लंबे समय से प्रताड़ित थे, प्रताड़ित हैं, हमारे साथ भी बहुत बुरा किया, लेकिन हम आपकी तरह खड़े होकर बोल नहीं सकते। अरे भाई, कमाल की बात, इतना भय, इतना डर कि हम बोल नहीं सकते। अरे अब तो उन्होंने आला कमान के खिलाफ उन्हें षड्यंत्रकारी बोला है। अब तो कांग्रेस के लोगों को, कांग्रेस के पदाधिकारियों को, कांग्रेस के विधायकों को और जिन्होंने कांग्रेस का सत्ता सुख भोगा है, उन सभी को सच्चाई सबके सामने लेकर आनी चाहिए। मैं लगातार 2.5 वर्ष से इनकी हर उस बात का जवाब दे रहा हूं जो गलत है। देखिए, जब भी इन्होंने सरकार के किसी कदम का या सरकार की किसी कार्यशैली का विरोध किया, मैंने उसका कोई जवाब नहीं, क्योंकि विपक्ष के नाते, पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते ये इनका फर्ज बनता है कि सरकार को सचेत करें या जनता की जो भावना है उससे लोगों को अवगत कराएं, जनहित के मुद्दों को उठाएं। लेकिन जब जब इन्होंने मानेसर प्रकरण की बात की, जब जब इन्होंने फोन टेपिंग की बात की, या जब जब इन्होंने प्रदेश की जनता को गुमराह करने का प्रयास किया, लोकेश शर्मा ने सत्य के साथ सही तथ्यों को लेकर सबके समक्ष अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। अरे सबूत तो मेरे पास थे, जिन्हें लेकर मैं सीधा जांच एजेंसियों के पास गया और उन्हें सौंप दिए। मेरे पास सबूत नहीं होते तो मेरी बात आप में से कोई भी सुनने के लिए कभी तैयार नहीं होता कि देखिए आरोप लगाता है एक मुख्यमंत्री के ऊपर। मैंने अपने बचाव के लिए वो सबूत अपने पास रखे थे, अन्यथा मैं भी तिहाड़ जेल में होता। जिस तरह से महेश जोशी जी पहले 8 महीने 9 महीने जेल में रहकर आए और अभी भी जेल में हैं, लोकेश शर्मा को भी बचाने वाला कोई नहीं होता, वो भी जेल में होता। अगर मैं अपने बचाव के लिए सही जानकारी, सही तथ्य और सही सबूत जांच एजेंसियों को नहीं देता तो ये सारी चीजें इनके बार बार कहने से कि मेरे पास सबूत है, उससे होता नहीं। सबको ये जवाब मांगना चाहिए, खड़े होकर वो जो बोले उसे सीधे तौर पर सुनकर नहीं आ जाना चाहिए कि आपने तो ये क्या कहा। वो तो बड़े खुश होते हैं, उनको 4 दिन का मसाला मिल गया, 4 दिन तक उनकी खबरें चलती हैं, देश भर में उनके लिए लिखा जाता है कि देखिए इन्होंने क्या कह दिया, क्या कह दिया। वास्तविकता किसी को नहीं पता। सच ये है कि उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाना तय था। 2 दिन बाद नॉमिनेशन भरने जा रहे थे और वो कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा गया। मैं पढ़ा लिखा हूं, अनपढ़ नहीं हूं कि जो मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद को ठुकराता। मैं ये दावे से कह रहा हूं, सबके समक्ष कह रहा हूं, खुलेआम कह रहा हूं कि उन्होंने स्वयं ने मना किया कि मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनना। अब इससे बड़ी बात क्या होगी? स्वयं की उपस्थिति दर्ज कराने के लिए आज इस हालत में पहुंच गए हैं, जो मुझे जानकारी मिली है कि
आला कमान अब उनसे बात नहीं करना चाहती, उन्हें कोई समय कहीं से नहीं मिल रहा, तो वापस उसी दबाव की राजनीति के तहत ये बयानबाजी कर रहे हैं कि शायद मुझे बुला लिया जाए, मुझसे बात कर ली जाए, या मुझसे पूछा जाए कि भैया आप चाहते क्या हो। आला कमान पूरी तरह से आश्वस्त हो गया है, उन्हें ये पता है कि आप चाहते क्या हो। आप इस कांग्रेस को खत्म करना चाहते हो राजस्थान में, इसलिए पिछले 40 वर्षों में आपने सेकेंड लाइन की लीडरशिप को कभी डेवलप नहीं होने दिया। जो लोग क्षमता रखते थे, जो लोग अपनी काबिलियत पे आगे बढ़ सकते थे, उन्हें आपने आगे नहीं बढ़ने दिया, उन्हें आपने पकड़कर पीछे से खींचा। याद है आपको 2013 का वो दिन, जब सरकार जाने के बाद जब आपकी 21 सीटें आई थी, सबसे शर्मनाक दिन था वो राजस्थान के। और 14 में जब सचिन पायलट जी को प्रदेश का अध्यक्ष बना के भेजा गया, तो बड़ी बड़ी हेडलाइंस छपी थी, एंड ऑफ अशोक गहलोत एरा, अशोक गहलोत के युग की समाप्ति। उन खबरों से विचलित होकर जिस तरीके से आप 6 घंटे हमारे साथ बैठे और दुखी हुए कि अब हम करेंगे क्या लोकेश, हम करेंगे क्या, तो वो दिन था। तब से आपके मन में नफरत थी उस व्यक्ति के लिए जो हर पल बढ़ती रही, बिना कुछ किए, सिर्फ चापलूसी करके। आपने 2018 में आग्रह कर करके, अपनी नाक रगड़ करके आला कमान से मुख्यमंत्री पद मांगा, आपको मिला, और उसके बाद आप चिपक के बैठ गए। कोई भी हथकंडा ऐसा नहीं था जो आपने नहीं अपनाया। अपने ही विधायकों को सर्विलांस पे रखा, अपनी ही पार्टी के नेताओं को सर्विलांस पे रखा, हमसे जासूसियां करवाई कि आप ये बताइए जो लोग यहाँ बाड़ेबंदी में हैं, तमाम विधायक, वो किससे मिलते हैं, किससे बात करते हैं, कौन इनके पास आ रहा है, कौन जा रहा है। अरे एक तरफ आप कहते हैं कि 100 विधायक मेरे साथ थे, तो किस बात का डर था आपको? क्यों आप हमसे जासूसी करवाते थे? आप उन्हें खुला छोड़ते ना, क्यों आपको बाड़ेबंदी करनी पड़ी? क्योंकि आपको डर था कि कहीं ये सारे के सारे नहीं चले जाएं। आपको जो डर था ना, क्योंकि आपसे तो कोई कुछ था नहीं किसी भी रूप में, आपने उन सबको बांध के रखा, और बाद में ये झूठा जुमला प्रचारित किया कि मैंने सरकार बचा ली, मैंने सरकार बचा ली। जो सरकार गिरी नहीं रही थी, ना कोई बिक रहा था, ना कोई खरीद रहा था, उसे आपने बचाने का दावा किया। आपने सुना होगा, बार बार ये कहते हैं कि 10-10 करोड़ रुपए सबने ले लिए। अरे भाई, जिन विधायकों ने 10-10 करोड़ रुपए लिए, आप कभी एक शब्द पे या एक आंकड़े पे टिकते नहीं है। पहले आप कहते थे 35 करोड़ में सौदा हो गया, 35 करोड़ दिए हैं, 10 करोड़ ले चुके हैं, वापस नहीं लौटाए हैं। आपको जब इतना सब कुछ पता था, तो वो तमाम लोग आज भी कांग्रेस पार्टी में क्या कर रहे हैं भाई? क्यों वो कांग्रेस पार्टी में है? आपकी सरकार गिरा रहे थे ना। तो 10-10 करोड़ लेकर आपकी सरकार गिराने की साजिश रचने वाले लोग अगर कांग्रेस पार्टी में है, तो ये आपका फेलियर है सबसे बड़ा, कि आप उनको कांग्रेस पार्टी में रखवाने में आपकी सहमति थी। तो ये खाली उल जलूल की बातें हैं, जिन्हें आप बार बार प्रदेश की जनता के समक्ष रखकर उन्हें गुमराह करने का प्रयास करते हैं। तो आज मैंने जिन जिन सवालों को किया है, देखिए, ये 3 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, अपने आप को जननायक कहलवाना पसंद करते हैं, राजस्थान का गांधी कहलवाना पसंद करते हैं। अगर आप इतने ही बड़े नेता हैं, तो 3 बार में एक भी बार राजस्थान में आपके नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार रिपीट क्यों नहीं हो पाई? है कोई जवाब इस बात का? क्या दे सकते हैं क्या जवाब? आप कहते हैं 100 विधायक मेरे साथ थे और मैं बहुत बड़ा कांग्रेस का नेता हूं, तो क्यों नहीं ऐसा हुआ भाई? आला कमान ने आपको हर बार आपके विश्वास पर, आपकी बात को मानते रहे, आपको सम्मान देते हुए हर बार प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन आपने उसे ग्रांटेड ले लिया थे। आप तो खड़े होकर आला कमान भी गरियाने लगे, आप तो उन्हें ही षड्यंत्रकारी कहने लगे। तो ये बर्दाश्त के बाहर है। मैं सीधे तौर पर आप सभी के माध्यम से कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व और कांग्रेस की लीडरशिप को आग्रह करना चाहता हूं
कि बस बहुत हो गया। जिस व्यक्ति ने सीधे तौर पर कांग्रेस को षड्यंत्रकारी कह दिया, अब कोई निर्णय लिया जाना चाहिए। अब उनके हौसले बुलंद नहीं होने चाहिए, अन्यथा कांग्रेस में वही दौर वापस से दोहराया जाएगा कि मेहनत कोई करेगा और दावेदारी जताने के लिए फिर से कोई खड़ा हो जाए। आप सभी साथियों से मैं आज यही आग्रह करना चाहता हूं कि जो भी बातें मैंने कही हैं, बिल्कुल निष्पक्ष होकर आप इन्हें समझिएगा, इस पूरी क्रोनोलॉजी को समझिएगा कि किस तरह से किस घटना का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, उसका सबसे ज्यादा फायदा किसे मिलना था, कौन अपनी कुर्सी से चिपके रहना चाहता था। एक तरफ तो कहते हैं कि मैं संतुष्ट नहीं, अति संतुष्ट राजनेता हूं। तो भाई अब क्यों असंतुष्ट हो रहे हैं? अब क्या परेशानी है? अब पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अगर आला कमान कोई फैसला करना चाहता है राजस्थान को लेकर, आप अभी से क्यों बौखला रहे हैं? कोई निर्णय होने दीजिए। आप जो एक लोकतांत्रिक तरीका है अपनी बात को कहने का, सलीके से अपनी बात जाकर जिस प्लेटफॉर्म पर जहां रखनी है वहां रखिए। रोजाना आप कांग्रेस को कमजोर करने का काम करते हैं, बार बार ये कहते हैं कि मेरी सरकार गिरा रहे थे, मेरी सरकार गिरा रही थी, वहीं दूसरे पल कहते हैं कि हम एकजुट हैं। देखिए, बड़प्पन दिखाया सचिन पायलट जी ने। 2020 के बाद आज 26 चल रहा है, 6 वर्ष में आज तक किसी भी तरह से ऐसे शब्दों का, ऐसी किसी भाषा का प्रयोग नहीं किया जो बिलो द बेल्ट, जिसे हम कह सकते हैं कि जो अमर्यादित हो या जिसमें गुस्सा हो, जिसमें कोई द्वेष हो, और हर वक्त आप इसी भाषा का प्रयोग करके उनको ये महसूस कराते हैं कि देखिए, लेकिन वो प्रोवोक नहीं होते। आज भी सब कह रहे हैं कि सबके तरह तरह से जवाब आ गए, गजेंद्र सिंह जी ने तक ने जवाब दे दिया, सचिन पायलट जी का कोई जवाब नहीं है उनकी उस बयानबाजी पे। तो बहुत धैर्यवान व्यक्ति हैं, उन्होंने धैर्य रखा हुआ है कि आप जो मर्जी चाहे कह लीजिए, जितना बुरा भला आप कह सकते थे, आपने सारी सीमाएं लांघकर उन्हें वो बुरा भला कह लिया, फिर भी उन्होंने आपके खिलाफ एक शब्द नहीं। वो तो अपने पिताजी की पुण्यतिथि का जो 25वीं सालगिरह का कार्यक्रम था, जो 25वां, उसके लिए आमंत्रित करने के लिए आपको घर आए और आपने उसको भी कन्वर्ट किया अवसर में। आपकी जो वहाँ पे टीमें रहती हैं, जो मार्केटिंग का काम करती हैं, उनसे आपने वीडियो बनवा के उसे प्रचारित करवाया कि देखिए सचिन पायलट मेरे घर आया। और उसके बाद अगले दिन आप पहुंचे, वहां पहुंचकर आपने कंधे पर हाथ रखकर मीडिया को ये कहा कि हमारे अंदर कोई मतभेद नहीं है, कोई मनभेद नहीं है। तो जब आप जनता के सामने इस तरह के बयान देते हैं और अगले ही पल ये कहते हैं कि सचिन पायलट बीजेपी के साथ मिलकर मेरी सरकार गिरा रहा था, तो क्या क्रेडिबिलिटी है आपकी? आपका पैंदा कहाँ है? आप क्यों कभी इधर लुढ़कते हैं, कभी इधर लुढ़कते हैं? किसी एक बात पर तो टिकिए। 6 वर्ष में आपने कितनी बार अपने बयान बदले हैं? आप अपने उन सोशल प्लेटफॉर्म्स को उठाकर देखिए जहां पर आप उन ट्वीट्स को डालते हैं, जहां आप उन अलग अलग तरह की अपनी वीडियो क्लिप्स को डालते हैं, कि कोई जगह आपने ऐसी बाकी नहीं छोड़ी जहां आप कांग्रेस में गुटबाजी पैदा करने का काम नहीं करते हैं। लोकेश जी, आप भी जब बोलते हैं तो जब उनका बयान आता है, अभी सवालों पे आऊंगा, 2 मिनट का और समय दीजिए, मैं सभी को समझ लूंगा। तो ये सारी चीजें थी, आप सबके माध्यम से आज मैं अशोक जी से तमाम सवाल कर चुका हूं जो आप सबने बड़े ध्यान से सुने हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए लोकेश शर्मा इतना बेगैरत इंसान नहीं, उसके संस्कार ऐसे नहीं है जो आपको पूरी तरह से खत्म करने की अगर मेरी मंशा, मेरी इच्छा होती, तो जिस तरह से आपने पिछले 40 वर्ष में जो अपनी राजनीति की है, उसका मटिया मेट कर चुका होता लोकेश शर्मा। उसने सिर्फ उन्हीं चीजों को बाहर निकाला है जो उसके लिए आवश्यक थी, जो मुझे मेरे बचाव के लिए जरूरी थी। देखिए, मेरे कार्यालय में जिस व्यक्ति ने एसओजी की रेड डलवा दी हो, उसके बाद से मैं सचेत हो गया और मैंने हर वो चीज अपने पास रखी सबूत के तौर पर जो मेरे लिए आवश्यक थी।
प्रदेश की जनता के लिए आवश्यक थी या कांग्रेस पार्टी के लिए आवश्यक थी। आगे आने वाले समय में अगर उनकी आवश्यकता होगी तो निश्चित तौर पर चाहे आला कमान हो, जांच एजेंसियां हो या प्रदेश की जनता का, मीडिया के साथियों का कोई भी प्लेटफॉर्म हो, जहां किसी सबूत की आवश्यकता होगी तो मैं निश्चित तौर पर उन तमाम तथ्यों और सबूतों के साथ आप सबके समक्ष उपस्थित होऊंगा